बैक दोस्तों, आज आ गए फिर हम अजनाठाड़ी प्रखंड के महरेल पंचायत में यहाँ के वर्तमान मुखिया जी से बात करेंगे। प्रोफेसर गीतानाथ झा जी से बात करेंगे। तो सारे टॉपिक पे बात होगा। अपने रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करके रखे हैं और सारी चीज आप लोगों को बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। तो स्वागत करते हैं गीतानाथ झा जी को। जी नमस्कार, स्वागत है मुखिया जी आपको भदोही गुड न्यूज में। आप मेरे रिवाज को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम प्रोफेसर गीतानाथ झा हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय तारानाथ झा हुआ। गांव महरेल हुआ, पोस्ट ऑफिस महरेल हुआ, थाना रुद्रपुर हुआ, ब्लॉक प्रखंड अंधराठाड़ी हुआ, सब डिवीजन झंझारपुर हुआ, जिला मधुबनी हुआ, बिहार का निवासी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अच्छे तरह से अपना इंट्रोडक्शन दिया। आप देखिए मुखिया जी, होता क्या है कि आप जनता लोगों का सवाल है और यही चीज होता है कि आपको अगर वोट दिए, जिताए, मुखिया जी बनाए तो इस नाम पे बनाए कि हमारे पंचायत का विकास होगा। महरेल के पंचायत के वासियों ने इस तौर पे वोट दिए कि हमारा विकास हुआ। इस पे मुखिया जी आप कितने खड़े उतरे हैं, इस पे बात करेंगे हम थोड़ा। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट लाइन में बात करेंगे कि आपने अपने पंचायत में तकरीबन कितने सड़कें बनाए अभी तक? 4 वर्षों में कितने सड़क बनवा चुके हैं? 4 वर्षों में लगभग 35 और 40 सड़क का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें कि 35-40 के तहत 22 निश्चय के माध्यम से बना है। जो 7 निश्चय का निर्माण वार्ड सदस्यों के द्वारा होता है, मुखिया उसमें एक निगरानी करता होता है। शेष जो 22 के बाद है वह मेरे द्वारा 5वीं वित्त आयोग, 13वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग से शेष बना है। और जहाँ तक है नाला भी बना है। उसमें मोस्टली ये 40-45 के बीच का जो रोड का मैं कह रहा हूँ, उसमें लगभग एक आध मात्र मिट्टीकरण और खरंजाकरण है। शेष सारे के सारे पीसीसी सड़क। और नाला साइड में जमीन नहीं रहने के कारण या लोगों द्वारा घर बना लेने के कारण जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नाला भी बनना अनिवार्य है, जिसे मैं महसूस करता हूँ। लेकिन वहाँ पर हम असमर्थ रहे हैं, इसलिए नाला बनवाने में असमर्थ रहे हैं, चूँकि लोगों का घर निवास स्थान को तोड़ने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि घर उजाड़ हो जाता है तो मुखिया का चयन जो लोग करते हैं कल्याण के लिए करते हैं, न कि विनाश के लिए करते हैं। इस स्थिति में मैं इस कारण से जितना नाला का निर्माण हो जाना चाहिए उसमें मात्र मैं एक नाला का निर्माण कर पाया और शेष सारे के सारे पीसीसी सड़क बनवाए। जहाँ तक बिजली में हमारा कहना है, जो बिजली जो हम 4 साल पूर्व जो प्रवेश किए, तो यहाँ पर जो आज हर घर में बिजली उपलब्ध हो चुका है, जो ठीक ढंग से काम करता है, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, वो 4 साल पूर्व मात्र आज के डाटा से 50% नीचे था, जो कि आज लगभग 100% हम कवर कर चुके हैं। जहां तक पानी का रहा, पानी बहुत कवल से PHED द्वारा टावर से पानी का सप्लाई होता रहा है, इसलिए यहाँ पर जल नल का प्रावधान पंचायत के द्वारा नहीं दिया गया। और हर दरवाजे से गुजरा है पाइप, लेकिन पुराने होने के कारण एक प्रावधान किया गया जो 8 वार्ड में फिर PHED के द्वारा नया निर्माण, नया क्या कहते हैं उसका बोरिंग धसाया गया
जो कि 8 वार्ड में जहां पर की पानी का फ्लो गति कम था, वहां पर नया किया गया है, जो काम ऑलरेडी चल रहा है 8 वार्ड में, जो श्रेय है PHED का। और मैं धन्यवाद देता हूं PHED मिनिस्टर विनोद नारायण झा जी से, जो मुझे इसमें कोऑपरेट किए हैं। और मैं ये यदि 8 वार्ड में पुनः नवीकरण हो जाता है तो मैं आशा करता हूं जो पानी जितना लोगों को चाहिए उससे बहुत ज्यादा मैं पानी की सप्लाई की व्यवस्था कर रखा हूं। जहां तक है इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का, जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया। जैसे कि बताया हमने सड़कें बहुत अच्छी तरह से बनवाए हैं, जो भी बनवाए। और बात रही नाले की, तो नाले में ना लोगों की ये समस्या आती है कि उनका किसी गरीब गुरबा का घर है तो हम घर तो नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए नाले का काम थोड़ा कम हुआ है और सड़कें यहाँ पे ज्यादा बड़े हैं। PCC सड़कें अच्छी तरह बड़े हैं, बहुत अच्छी तरह हम देखे भी हैं, भ्रमण भी किए हैं, देखे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, मुखिया जी ने बहुत अच्छी तरह से वर्क किया। अब बात रही जल नल की, तो जल नल में भी काम शुरू हो गया और काम हो रहा है। ये PHED विभाग का है, वो फिर से 8 वार्ड में करवा रहे हैं, पहले हुए थे और फिर से वो करवा रहे हैं। इसमें भी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी को। अब अगला सवाल मुखिया जी से ये है कि आपने अपने गरीब गुरबा को अपने पंचायत में, महारेल पंचायत में तकरीबन कितने लोगों को आवास दिलवाए? प्रधानमंत्री आवास पहले था, इंदिरा आवास, फिर आए प्रधानमंत्री आवास, तो कितने लोगों को आवास दिलवाए? इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे पंचायत में इस 4 साल के अंतर्गत लगभग 800 परिवार को इससे लाभान्वित किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री के आवास के तहत 800 लोगों को, तकरीबन 800 लोगों को इसमें आवास दिया गया है। और जितने भी लोग बाकी हैं, नए वाले लिस्ट में आधार एंट्री हो रहा है, उनका भी नाम जुड़ गया है और कार्य जारी है, कार्य प्रगति पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी से अगला सवाल ये है कि मुखिया जी, आपने सुना ही होगा कि राजीव गांधी कहते थे पहले केंद्र सरकार से अगर 1 रुपया आता है तो यहाँ तक लाभुक के पास पहुँचते पहुँचते 5 पैसा बचता है, उनके पास 5 पैसा आता है। तो वो समस्या तो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दी है। अब 1 रुपया केंद्र से आएगा तो 1 रुपया लाभुक को डायरेक्ट उसके खाते में मिलेगा। 5 रुपया है तो 5 रुपया डायरेक्ट मिलेगा। ये समस्या तो बहुत अच्छी तरह से डील कर दिए। तो आपने अपने पंचायत में कितने गरीब गुरबा को, तकरीबन वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या जो भी हो, विकलांग पेंशन हो, आप इसमें क्या किए? कितने सहायता दिलवाए? लोगों को मिला हेल्प या इससे विधवा, विकलांग जो 60 साल से ऊपर कवर कर चुके हैं, ऐसे परिवारों को 1100 से लेकर 1200 के बीच में सामाजिक सुरक्षा हो, वृद्धा पेंशन कहे या विधवा पेंशन कहें, ये 1100 से 1200 के बीच में परिवार लाभान्वित हो चुका है, व्यक्ति लाभान्वित हो चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि हमारे पंचायत में तकरीबन 1200 लोगों को हमने लाभान्वित किए हैं, चाहे विधवा हो, वृद्धा पेंशन हो या विकलांग, तीनों मिला करके इतने लोगों को हमने पेंशन करवाए हैं, काम किए। हमारे पंचायत के लोग अच्छी तरह से लाभ ले रहे हैं और डायरेक्टली उनके अकाउंट में, खाते में पैसा जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मुखिया जी से एक और आखिरी सवाल करेंगे कि मुखिया जी, करप्शन के बारे में आप तो सुना ही होगा कि करप्शन हमारे, जैसे कि यहाँ से लेकर के और केंद्र सरकार तक, हर जगह मंत्रालय तक करप्शन ही करप्शन है। आप जातीय आवासीय बनाने जाइए तब पर भी आपको पैसा लगेगा। लोगों का कहना है कि आवास में मुखिया जी 20,000 रुपया लेता है, शौचालय में 2,000 रुपया लेता है। ये दूसरे पंचायत की हाल है, ये हर जगह की हाल है, हर जगह चलता है। पर आपके पंचायत में किस तरह का माहौल है, कैसा है? आपके लोग यहाँ का किस तरह का है? इस तरह का है? हालांकि इसका सही उत्तर तो लाभुक ही दे सकते हैं। कारण जो काम कराने वाला जो है, जिसे हम लोग मुखिया कहा करते हैं, वह तो कभी नहीं कहेगा जो मैं इस तरह का गलती किया हूँ। और उतना ही नहीं, वातावरण ऐसा बन चुका है जो हर चीज को हर व्यक्ति संदेह से देखता है। एक साधु को भी देखने पर ये संदेह करता है कि जरूरी रात भर, दिन भर, शाम में रुकेगा घर पर
तो रात में ही चोरी करेगा। इतना ज्यादा कंफ्यूज, करप्शन कंप्लीटली कंफ्यूजन के स्टेज में आ गया है। इसलिए कहां से करप्शन, कहां से ईमानदारी का लाइन खींचे हम लोग, ये एक समस्या बन गई है। जहां तक है, मैं बहुत ईमानदारी से, वफादारी से और जो कुछ कहता हूं उसका सही गवाह तो जनता ही होगा। तो मैं जोर से कहना चाहता हूं, खूब मैंने अपने विल पावर के तहत कहना चाहता हूं कि मेरे पंचायत में लगभग ये तीसरा चांस है मेरा मुखिया का। लेकिन इससे कबल भी आप कहीं रोड पर जाएंगे, किसी भी जनता से जिसे कि ये लाभ मिला, क्या मुखिया जी को इंदिरा आवास के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कै ठो रुपया दिया। मुझे तो ये चैलेंज करने में भी कोई न शर्म होती, न कठिनाई होता, न डर होता है जो मैं आज तक एक खिलीपान जो कहा जाता है हम लोगों के व्यवहार में, जो मैं एक खिलीपान नहीं जानता हूं तुम्हारा, तो मैं आज तक एक खिलीपान आइदर हो वृद्धा पेंशन हो, विवाह योजना हो, कबीर अंत्येष्टिक योजना हो, इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जहां तक कहा गया है। एक उदाहरण के लिए आप पेश किए हैं, जो आवासीय सर्टिफिकेट के लिए मुखिया जी इतना न इतना लेते हैं। ये आवासीय सर्टिफिकेट मुखिया के द्वारा निर्मित नहीं होता है, ये सीओ साहब के ऑफिस से निर्मित होता है। इसलिए यदि ऐसा कोई कहते हैं तो उन्हें आवासीय बनाने का या बनवाने का तजुर्बा शायद नहीं है, इसलिए मुखिया को डिफेम करते हैं। चूंकि ये मुखिया के द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है, मुखिया सिर्फ इतना ही करता है, वह भी रेयर केस में। अब तो वह भी समाप्त हो गया जिस रोज से आधार कार्ड बन गई। जब तक आधार कार्ड नहीं था तब तक आवासीय बनाने वाले आवेदक को मुखिया से ये लिखवाना पड़ता था जहाँ ये इस पंचायत के बाशिंदा हैं। जहाँ तक है निर्माण न आज तक मुखिया को आवासीय बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है और न अभी तक है, इसलिए आवासीय बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उस पर प्रश्न नहीं उठता तो फिर पैसा जनता बगैर कोई आधार का ही यदि दे देता है तो मैं समझता हूँ यदि मुखिया गुनाहगार है तो उससे बहुत बड़ा गुनाहगार है वो देने वाला, जो अधिकार जो क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र में यदि पैसा फेंक देता है तो मैं समझता हूँ कि मुखिया से शायद बड़ा गुनाहगार होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है कि हमारे पंचायत में करप्शन है ही नहीं। और एक चीज कहना है मुखिया जी का, जो करप्शन लेते हैं और देते हैं, लेने वाला भी और देने वाला दोनों गुनहगार है और दोनों दंडनीय अपराध के भागीदार भी है दोनों। और आप लोग भी सचेत रहे कि कोई भी चीज हो जाए, कोई भी आपके पास कोई भी फंड आए तो बिना करप्शन के ही कार्य कराए। जो भी समस्या हो मुखिया जी के पास आकर के अपनी निवारण करे, मुखिया जी आपका निवारण करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब मुखिया जी अगला क्वेश्चन है, मेरा टॉप क्वेश्चन यही है कि आपने देखा ही होगा कि खेत में किसान और बॉर्डर पे जवान, अगर ये दो व्यक्ति काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। नहीं, अगर खेत में किसान काम नहीं करेंगे तो हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे। अगर बॉर्डर पे जवान काम नहीं करेंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। और किसान के बारे में कहेंगे हम, जवान तो सही कर दिया, जवान को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कर दिया, राफेल ला करके पूरा मजबूत कर दिया, पूरा मजबूत हो गया, बहुत पावरफुल बन गया है। लेकिन किसान को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मजबूत नहीं हुआ है, किसान चुप चुकी। और इसमें हमारे बिहार का और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का किसान देखते हैं बहुत तरह का झेल रहे हैं, कभी सुखाड़ आ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या उसके पास आ जाते हैं। और उसमें भी छोटे छोटे किसान है, बहुत बड़े जमींदार किसान है नहीं, छोटे छोटे जमीनों वाला किसान है, लघु किसान है। अब ये बताए कि मुखिया जी ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें भी कुछ न कुछ योजना लाए थे, जैसे प्रधान सम्मान निधि योजना हो, फसल क्षति बीमा हो, इससे किसान को थोड़ी सी लाभ मिली है, थोड़ी सी सहायता मिली है, मदद हुआ है, हेल्प हुआ है।
तो इससे तो पूरा समस्या तो नहीं टल गई, किसान का तो बहुत बड़ा समस्या है ही। लेकिन ये बताएं कि इस फंड को आप अपने पंचायत में किस तरह से लाए, मिला किसान को लाभ मिला, आप कितना गाइडेंस किए या नहीं मिला, चाहे फसल क्षति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यदि जवान बॉर्डर पर न रहे तो देश की सुरक्षा संभव नहीं। उसी तरह यदि किसान खेत पर न रहे तो शायद उपजा या अनाज का उत्पादन संभव नहीं है। तो जवान तो राफेल दे करके जरूर प्रधानमंत्री साहब ने जवान को मजबूत कर दिया। किसान को मजबूत करने में हम लोग सफल नहीं अभी तक हुए, प्रयास जारी है। जहां तक प्रश्न है कि अभी भी मैं तो देश का डाटा नहीं दूंगा, स्टेट का नहीं दूंगा, पंचायत का दूंगा। दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 3600 एकड़ कल्टीवेटेड लैंड है मेरे यहाँ। जिस 3600 कल्टीवेटेड लैंड के अंतर्गत एक भी स्टेट बोर्डिंग नहीं है, और यदि सिंचाई नहीं है तो फिर बीज कहाँ से, और बीज नहीं है तो फिर किसान को खेत पर जाने की जरूरत क्या है। तो इसलिए मैं कहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब से, जो बॉर्डर को जैसे राफेल देकर के मजबूत किए हैं उसी तरह पानी देकर के किसान को मजबूत करें, जो ताकि किसान घर जो बैठ गए हैं वो खेत पकड़ लें। उतना ही नहीं, आज जहां तक है ये तो थोड़ा आलोचना है, लेकिन मैं अपने अनुभव को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अनाज 2 रुपए या 3 रुपए अनाज मिलता है। ये अनाज भी किसान को स्लैक करने में एक बहुत बड़ा मददगार बना है। स्लैकनेस का कारण जो किसान को है, ये मददगार जरूर है, लेकिन मददगार के साथ साथ किसान को स्लैक भी बना दिया। रेडीमेड चावल और रेडीमेड गेहूं दे करके, और इतना सस्ता रेट में। मेरा इसमें सुझाव होगा माननीय प्रधानमंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, जो आप उसे दीजिए, लेकिन उसी के खेत में वो जाकर के 2 घंटा काम करे, अपने ही खेत में। तो भविष्य में जो आज की स्थिति है, यदि ये अनाज ऐसे ही मिलता रहा और सिंचाई का ऐसे ही अभाव रहा, एक ऐसा समय आएगा जो हमारे भारत को झेलना पड़ता था बाहर से अनाज मंगा करके, वह दिन दूर नहीं है। इसलिए हमारा भविष्य भी उत्पादन में सुरक्षित रहे, हमारे गरीब और किसान और समाज भूखा न मरे, इसके लिए मैं उस अनाज राशन कार्ड का विरोध नहीं करके, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, जिन्हें मिलता है उनसे कम उन्हीं के खेत पर, मैं ये नहीं कहता किसी दूसरे के खेत में जाकर वो मजदूरी करें, अपने ही खेत में हो। यदि 10 केजी हम देते हैं तो 10 केजी में यदि दिन भर काम करना चाहिए उसे, तो आप 2 ही घंटा अपने ही खेत में जाकर के काम कर लीजिए, और फिर जैसे लेते हैं लेते रहिए। तो ताकि भविष्य की उत्पादन भी सुरक्षित रहेगी और आप समाज वाले भी ऐसे ही लाभान्वित रहेंगे, और देश के लिए उत्पादन यदि सुरक्षित होगा तो बाहर का मुझे कभी भी प्रतीक्षा या प्रत्याशा नहीं करना पड़ेगा। ये इस पर मेरा सुझाव है। और जहां तक है किसान को यहाँ पर बीज दिया जाता है, खाद दिया जाता है, ये दिया तो जाता है, लेकिन आफ्टर डेथ द डॉक्टर, जब खेती का समय, बीज डालने का समय ओवर हो जाता है, बीज बोने का समय आता है, तब बीज उपलब्ध कराया जाता है। जब फसल कट जाती है तब खाद उपलब्ध कराया जाता है।
इस स्थिति में आकर के ये समय सारणी जो है, ये हमारे दृष्टिकोण से ये बीज खाद सिंचाई की जो व्यवस्था है, इसमें समय सारणी की सुव्यवस्था अनिवार्य है, ताकि ये सुव्यवस्था ही खेती को, उत्पादन को सुदृढ़ करेगा। और किसान जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा न रहे, भूखा न मरे, तो ये यदि सुव्यवस्थित हो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री का जो ये अभिलाषा स्वप्न है वो साकार होगा। और अभी भी मैं कहता हूँ जो सारे सेक्टर तो जरूर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन किसान का जो सेक्टर है वो जिस रूप में मजबूत होना चाहिए, जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है, 70% लोग डिपेंड करते हैं, तो हमारे बजट में किसान के लिए इसी अनुपात में प्रावधान होना चाहिए, जो ताकि हर समय उसे जल सिंचाई की व्यवस्था हो, जो ताकि हर फसल, आज अतिवृष्टि होता है, अनावृष्टि होता है, बाढ़ आती है, ठीक है, ड्यू टाइम धान का खत्म हो गया, ठीक है, धान के बाद नेक्स्ट फसल तो है। यदि आज वो जल है, खाद है, बीज है, इस स्थिति में दूसरा फसल उगाएगा, तीसरा फसल उगाएगा। फसल तो अब हर महीने होते हैं नया फसल। जहाँ की थोड़ा एक्टिव किसान है, उसके खेत में खेत कभी खाली नहीं रहता, हमेशा फसल से भरा रहता है। उसका मुख्य कारण है वहाँ के किसान को उपलब्ध है, भले ही अपने ताकत से या सरकार की मदद से, सिंचाई उपलब्ध है, खाद उपलब्ध है, बीज उपलब्ध है, और टेक्नीशियन जो कृषि विभाग के हैं वो तत्पर हैं। गाइडलाइन की अनिवार्यता है, सब कुछ है, गाइडलाइन का अभाव है। उस स्थिति में किसान को किस समय में किस भूमि पर कौन सा फसल उगाया जाए, सॉइल टेस्टिंग के लिए जाता है, हर साल होता है मीटिंग, मैं बोलता हूँ मीटिंग में। सॉइल टेस्टिंग के लिए 50 जगह से हमको मिट्टी मंगाना पड़ता है। अब वो मिट्टी का टेस्ट करके भाई जिस किसान का खेत है उसको तो ये समझाना जरूरी है, आपके मिट्टी टेस्ट में ये निकला जो धान न होकर के गेहूं होगा, गेहूं नहीं होकर मक्का होगा। आप किसान को तो अवगत कराइए, और यदि किसान अवगत हो जाता है तो स्वाभाविक है अतिवृष्टि या अनावृष्टि या बाढ़ और द टाइम भी तात्काल के लिए प्रभावित तो जरूर किसान को करता है, लेकिन वो साल भर जो किसान सफर करते हैं वो साल भर किसान सफर न करके तात्कालिक रूप से सफर होंगे। ये मेरा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से है आग्रह, जो किसान को यदि ये सब उपलब्ध करा दिया जाता है तो आज जो देश के सामने बेरोजगारी का नौबत है, ये बेरोजगारी बढ़ाने का कारण जो हुआ है, ये कृषि साइड साइलेंट हो गया। हमारे 60 से 70% मजदूर घर में रह करके मजदूरी करते थे, उसे कोई बाहर जाने की अनिवार्यता नहीं थी। इस स्थिति में आकर के ये खेती साइड यदि साइलेंट हो गया है तो सारे के सारे रोजगार के खोज में बाहर निकल चुके हैं, जो सरकार के लिए भी आज सिर्फ दर्द बना है और वो परिवार के लिए भी भविष्य अंधकार बुझाता है। तो यदि कृषि साइड को मजबूत कर ले ये देश, तो हम आशा करते हैं बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी, भविष्य का उत्पादन सुरक्षित रहेगा, गरीबों को जो सही लाभ मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा, और इस स्थिति में देश के खुशहाली के रूप में जो देखना चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय या हमारे मुख्यमंत्री महोदय, वो देखने का अवसर उन्हें मिलेगा। और साथ साथ हम लोग जहाँ तक है पब्लिक प्रतिनिधि के पास जितना वो साधन उपलब्ध कराए हैं या कराते हैं,
उसका भरपूर प्रयास होता है। और प्रश्न उठता है जो 100% जहां तक उसका उपयोग इसलिए नहीं हो पाता है, जो कि अभी अभी मैं तुरंत कहा हूं, जो ड्यू टाइम पर बीज या खाद या सिंचाई नहीं रहने के कारण खेती समाप्त होने के बाद यदि उपलब्ध होता है तो गलत ढंग से हमारे किसान उसका उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है जो हमारे गड़बड़ व्यवस्था का कारण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है इसमें कहीं न कहीं सरकार की, गवर्नमेंट की ही गलती के वजह से, कर्मचारियों के वजह से ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, मुखिया जी का कहना ये सही है, और मेरे बात को अगर प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे हैं तो मुखिया जी के बातों का ध्यान देंगे और सुनेंगे, जरूर सुनेंगे कि यहाँ पे अगर स्टेट बोर्डिंग की व्यवस्था हो जाए, यहाँ किसानों को बोर्डिंग मिल जाए, पानी मिल जाए, तो क्या हुआ, धान का फसल अगर बर्बाद हो जाते हैं, दूसरा फसल तो आएगी, दूसरा तो उगाएंगे ना। सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था यहाँ नहीं है, सबसे कमी ये है। तो मैं मुखिया जी के इसमें बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। मुखिया जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बीज की समस्या, टाइम पे बीज नहीं मिल पाते हैं किसानों को, तो कहीं न कहीं कर्मचारी की भी गलती है कि टाइम पे बीज नहीं दे पाते हैं। बीज तो आते हैं पर टाइम पे नहीं आते हैं, तो इसलिए कर्मचारी की भी गलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अभी जो चल रहा है कोविड-19 कोरोना महामारी, ये आप भी इसमें अवगत है कि कैसे महामारी है, जो हमारे राज्य भी, हमारे देश भी, हमारे जिला भी अब अछूते नहीं रहे, हमारे जिला तक भी आ गए। अब पंचायत तक आए ना आए, लेकिन हमारे जिला तो, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट तो आ ही गए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजना लाए थे, जैसे मास्क वितरण हो, सैनिटाइज करवाना हो, साबुन हो, है ना, क्वारंटाइन सेंटर बनवाए थे, प्रवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया था। इसमें आप कितने खरे उतरे, आप करवाए या नहीं, बताइए। हमारे पंचायत में, जो पंचायत में रह रहे थे या रह रहे हैं अस्थायी तौर पर, उन्हें कोरोना से कभी भी संपर्क नहीं हुआ। हमारे पंचायत में बुलाया गया है, जो स्टेट में भी बुलाया गया, देश में भी बुलाया। प्रवासी जितने आए वह साथ में संदेश कोरोना लेकर के आए। तो हमारा काम था, और अपने वार्ड मेंबर के सहयोग से और अपना तत्परता से, जो हर वार्ड में इतना खोज अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, तो किस परिवार में कहां से कौन कै बजे आया है, ये खबर होते ही हम एक सेंटर रखे थे, कन्या महाकन्या उत्क्रमित विद्यालय दक्षिण टोला, जिसमें कि आने के बाद जाकर के उन्हें नमस्कार पाती करते हुए इसका मेरिट और डीमेरिट से अवगत कराते थे। वह हालांकि अपने को इससे छिपना चाहते थे। वह उतना ही नहीं, उन्हें जाकर के जो कहना पड़ता था या कहना पड़ता है, इसका वो गलत अर्थ लेकर के जो मुखिया जी को शायद हम लोग जो भर्ती होंगे, तो इससे कुछ मुखिया जी को कमीशन के रूप में परसेंटेज सरकार से मिलती है, ये सोच। लेकिन फिर जैसे तैसे 2 रूप में, 3 रूप में हम बांटे प्रवासी को, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेंटर से आए, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, जहानाबाद, इस सब से जो आए, उन्हें जैसे तैसे तो मैं ब्लॉक कैंप पर, क्वारंटाइन कैंप पर गया। वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ, 14 दिन बिताए। वहां का जब वो उसको निगेटिव घोषित किए, घर आए। घर पर आने के बावजूद भी उनके परिवार को जाकर के कहे कि 14 दिन फिर भी आप अपने घर में अपने परिवार को उसी रूप में सुरक्षित रखिए जिस रूप में कि वो सेंटर पर था। जो स्कूल पर आए, केंद्र पर आए, पंचायत केंद्र पर, उसको आते ही उसके लिए बिछावन, रहने के लिए, भोजन करने के लिए भोजन,
अभ्यासी को चायपान और साथ साथ जलपान, मास्क, साबुन, ये देन एंड देयर उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं, हमें ये भी फेस करना पड़ता था तो हम अरवा चावल नहीं खाएंगे, उसना ही खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, रोटी ही खाएंगे। अब उस स्थिति में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उठता था। उस स्थिति में आउट ऑफ राइट नहीं जाते थे। आउट ऑफ राइट करने का अर्थ ये हुआ, जो हर स्कूल में, मिडिल स्टेज के स्कूल में किचन का व्यवस्था है बच्चे को खाना देने के लिए, मिड, तो वो जो किचन में जो इंगेज रहते हैं उनसे आग्रह करके जैसे तैसे उनके मुताबिक भोजन मिलता था। और हर रोज डॉक्टर साहब से आग्रह करके, अपने यहाँ डॉक्टर साहब हॉस्पिटल है, जो 2 डॉक्टर हैं, एक आ जाते थे और हर रोज का रिपोर्ट उन लोगों से भी और मुझसे भी ले जाते थे। 14 दिन सुरक्षित रहा हमारे कैंप में। जितना आए, बाहर भी गए या अपने पंचायत के आइसोलेशन केंद्र पर रहे। ईश्वर की कृपा से सभी कोई निगेटिव होकर के गुजरे और ये आपको भी प्रसन्नता होगी और मुझे तो अति प्रसन्नता है। जो अगल बगल के सारी पंचायत 2 या 4 या 5 केस से जरूर प्रभावित है। अब ये घर का मेहमान बन गया है। अब ये स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का मेहमान नहीं कोरोना रह गया, अब ये घर का मेहमान बन गया है। इस स्थिति में आकर के हमारे यहाँ, हमारी पंचायत में अभी तक हमारे मेहमान कृपा किए हुए हैं, तो हम लोगों को कमजोर समझ करके या गरीब समझ करके अभी तक छोड़ दिए हैं। आगे के लिए हम प्रयासरत हैं और यदि कोरोना आएंगे तो हम लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, हम उन्हें हराएंगे। ये मेरा आश्वासन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप कोरोना कोविड-19 में भी बहुत तरह खड़े उतरे हैं, गरीब गुरुआ के साथ हर वक्त हर क्षण खड़े हैं, लड़े हैं। जहाँ भी है हर वक्त, हर जगह क्वारंटाइन सेंटर हो या जहाँ भी हो, गांव गुरुआ, हर एक जगह हर एक व्यक्ति को मास्क, साबुन मिले हैं। और इसका परिणाम यही है, मुखिया जी ने अपने पंचायत में बहुत मेहनत की है, इसका परिणाम हमें आज यही मिल रहा है कि इस पंचायत में आज एक भी पॉजिटिव नहीं है। इसका परिणाम यही है कि आज एक भी पॉजिटिव नहीं है। कारण यही है कि जितने भी प्रवासी आए थे, सारे प्रवासियों को मुखिया जी ने अच्छी तरह से क्वारंटाइन सेंटर किए थे, क्वारंटाइन किए थे, उनको अच्छी तरह से भोजन की व्यवस्था दिया गया, सारी सुविधा दी गई थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट में हम आपसे ये कहेंगे कि अगला चुनाव भी होने वाला है। अगला आपका चुनाव भी होगा, पहले विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद आप लोगों का चुनाव, मुखिया जी सबका चुनाव होगा। तो उसमें आप अपने जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? अभी कोरोना भी चल रहा है, इसमें और कुछ या कुछ कहेंगे, 2 शब्द में कहेंगे आप अपने जनता को? जनता से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पर वोट न डाले, व्यक्तित्व पर वोट न डाले, कार्य के आधार पर वोट डाले। और यदि मैं कार्य किया हूं सही जनता के संपर्क में रह करके, तो मुझे मजदूरी मिलना चाहिए। यदि काम नहीं किया हूं, भविष्य में इससे अच्छा काम करने वाला है और आने वाला है, तो मुझे वोट न दे करके वैसे व्यक्ति को दें जो कि पंचायत का ज्यादा से ज्यादा, हमसे ज्यादा कार्य करने में सक्षम हो। यही मैं जनता से आग्रह करूंगा। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा जो मैं सीट को रिजर्व करके रखूं और दूसरे को आने में बाधा करूं। ये फील्ड है प्रतिनिधि का, और प्रतिनिधि वही है जो जनता का साथ दे और जनता उसका साथ दे। उसमें यदि मैं सक्षम हूं तो मुझे साथ मिलना चाहिए, जैसे कि 3 बार लेकर के मिलता रहा है। यदि उसमें मैं
फेल कर रहा हूं अब इस बार, तो मुझे पुनः चांस देने का कष्ट और गलती न करे जनता की उज्जवल भविष्य के लिए उज्जवल प्रतिनिधि की अनिवार्यता है। उस श्रेणी में यदि मैं आऊं तो मुझे मजदूरी मिलना चाहिए, जैसे कि मजदूरी मिलता रहा है, अन्यथा मुझसे अच्छा प्रतिनिधि को ये मजदूरी मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जहाँ तक मेरी बात है कि आप जैसा लीडर कोई हर एक पंचायत में नहीं, और इस पंचायत वासियों के लिए खुशी की बात होना चाहिए कि आपने खुद बोले हैं कि काम बोलता है, अगर काम हम अच्छा किए तो हमें जरूर वोट मिलेगा। और आप पंचायत वासियों से, महरैल पंचायत वासियों से यही नम्र निवेदन है कि आपको सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ और शिक्षित एक ऐसा नागरिक मिले हैं, एक ऐसा व्यक्ति मिले हैं जो आपकी हर परिस्थिति में खड़े हैं और आपके पंचायत का विकास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस लीडर को गंवाना नहीं है जी। आप लोग से इतना ही कहेंगे, हम भी यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुखिया जी। अब लेंगे हम विदा, आप लोग भी देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक आकर के सुदूर देहात में देहात के मुखिया से अपना मंतव्य लेने का कष्ट किए हैं। मैं आभारी हूँ और आपसे आग्रह करूंगा समय समय पर सोए हुए चेतना को आप अपने माध्यम से जगाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।